महज 5 या 6 वर्ष का लड़का बैठा है टेलीविज़न के सामने और टेलीविज़न में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखता है और वो बच्चा उस उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखकर कहता है कि देख ये प्लेन उड़ रहा है प्लेन। तो उसके पीछे बाबूजी खड़े होते हैं और बाबूजी बच्चे के इंग्लिशपन को देखते हुए ये कहते हैं कि बेटा तेरा भविष्य मुझे बड़ा ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। न जाने उज्जवल भविष्य तय करने के दौरान बीच में कितने घुमावदार रास्ते हैं वो तो आगे आने पर पता चलेगा। सबसे पहले 11वीं में भाई साहब हो जाते हैं फेल और 12वीं में प्राइवेट फॉर्म भरते हैं और प्राइवेट फॉर्म के साथ में ही बापी गांव में मोबाइल की दुकान पर काम करने लग जाते हैं और इसी तरह से 12वीं को जैसे तैसे पास कर लिया और फिर पहुंच गए एक बड़े शहर में और बड़े शहर में कपड़े का काम भिवंडी शहर में कपड़े का काम करते हैं और कपड़े के काम के साथ में ही ये कॉलेज कर रहे थे। तो 3 साल की कॉलेज भी पूरी हो गई। इनका एक परम मित्र है जो इनके जीवन का सारथी बनता है और इनके जीवन के रथ को आगे ले जाने की कोशिश करता है। बीएड का फॉर्म भर देता है और फिर बीएड की कॉलेज अलॉट हो जाती है लूणकरणसर में। फिर ये भिवंडी से वहाँ लूणकरणसर आकर बीएड की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बीएड की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में ये पहुंच जाते हैं कंपटीशन के मैदान में और कंपटीशन के मैदान में बड़े बड़े पहाड़ तो थे, बड़ी बड़ी मुसीबतें तो थी। आखिर करे तो क्या करे, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, न जाने कितनी राजस्थान की ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं, उसमें खुद को आजमाया जाए या फिर कहीं दूसरी ओर जाया जाए। तो फिर ये टीचर की तैयारी करते हैं और टीचर की तैयारी 2018 में ये 2nd ग्रेड हिंदी में चुने जाते हैं और दस्तावेज़ों में साफ नाम अंकित था अशोक कुमार ओझा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दी वॉरियर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाई बंधुओं का भी स्वागत है। आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी पहला अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अशोक कुमार ओझा और मैं अभी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिंथल में कार्यरत हूँ। मैं सन 2018 में चयनित हुआ था और 3.5 साल गज सुखदेसर नोखा ब्लॉक में गांव है वहाँ सेवा दी। तत्पश्चात अब यहाँ सिंथल में कार्यरत हूँ। तो सर 11वीं में फेल कैसे हो गए? 11वीं में तो मैंने साइंस ले रखी थी अपने दोस्तों के साथ। उस समय मैं कोई गलत संगत के कारण आ गया और कुछ अध्यापकों ने भी मेरा थोड़ा सहयोग नहीं किया जिससे मैं रास्ता भटक गया। इस कारण मैं फेल हो गया। तो सर 12वीं की पढ़ाई के दौरान मोबाइल की दुकान में काम करते थे या 11वीं में फेल आते ही वहाँ पर चले गए? 11वीं में फेल होने के बाद में मुझे लगा मेरा 1 साल ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना साल कैसे बचाऊं। तब मुझे एक रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा कि प्राइवेट फॉर्म भर के मैं 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे सकता हूं। तो उस समय प्राइवेट का फॉर्म भरा तो घर पे कुछ काम नहीं था। तब मैंने यहाँ नापासर में ही किसी दुकान में काम किया, जो अभी रिलायंस की जो नई सिम आई थी उसमें मैंने काम किया। तो सर जब आप भिवंडी चले गए कपड़े का काम करने के लिए, साथ में कॉलेज चल रही थी आपकी, साथ में कॉलेज चल रही और फिर बीएड सबसे पहले तो सर बीएड की बात करेंगे। बीएड से पहले आप अपने परम मित्र का थोड़ा नाम बताइए जिसने बीएड का फॉर्म भरा था। बीएड का मुझे ज्ञान देने के लिए उसने बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए एक बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, यदि तू वो कर ले तो तू कहीं जगह अध्यापक लग सकता है। तो मैंने कहा कि मुझे बता, तो उसने बताया। उसका नाम है, मेरा भाई है वैसे चाचा का, उसका नाम है सुनील। तो सुनील ओझा ने मुझे मार्गदर्शन किया और उसी की बदौलत मैं आज टीचर बना हूँ। तो सर एक किस्सा है, आपके बाबूजी ने आपसे क्या कहा था थोड़ा बता दीजिए, शायद मुझे उतना पता नहीं हो जितना आपको पता है। एक बार क्या है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादाजी के साथ बीकानेर गया था मेरे बाबा जी के घर।
तो उस समय क्या है कि टीवी वगैरह हमारे घर में थी नहीं, तो उनके घर लगी हुई थी। तो मैंने टीवी देखने लगा। उसी समय नेशनल ज्योग्राफी पर मैं कुछ देख रहा था। तो उसी समय क्या एक प्लेन गुजरा। तो क्या है, मैं छोटा था और उस समय क्या है कि इतनी अंग्रेजी अपने यहाँ चलती नहीं थी। तो मैंने क्या है कि उसे देखते ही सीधा हवाई जहाज़ ने बोलकर उसे प्लेन बोल दिया। तो उसे देखकर मेरे बाबा जी अचंभित हो गए कि वाह, नापसर में ऐसी भी पढ़ाई होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरा यदि तू मेहनत करेगा तो तेरा भविष्य है वो उज्जवल होएगा। तो सर बीएड के बाद में आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए थे, बीएड के बाद में आए थे, तो कंपटीशन लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि कितने पेपर दिए और ये जो टीचर का पेपर दिया था वो कितने नंबर का पेपर था? तो सबसे पहले तो मैं आपको मैंने 12वीं करने के बाद में बीए की परीक्षा दी और बीए 3 साल का होता है। उसके साथ साथ मैंने गुजरात में एक शहर है वापी, वहाँ मैं अपने भाई के साथ मोबाइल का कार्य करने लगा। 3 साल में वहाँ मजदूरी भी की साथ में और मैंने बीए की परीक्षा दी और बीए पास की। उसके बाद में मेरे मित्र ने बताया कि तुम्हें बीएड करनी चाहिए, तो मैं बीएड करने लगा। और बीएड करने के बाद में मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए। उसमें बीएड चल रही थी, उसी साथ में मैंने एक सेकंड ग्रेड का, जो बीएड मेरी हुई नहीं थी उससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं टीचर बन सकता हूँ कि नहीं। ये मुझे अपनी योग्यता के बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे उसमें 60% नंबर आए थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि मैं भी परीक्षा पास कर सकता हूँ और टीचर बन सकता हूँ। उस समय क्या है 70-75% ही जाती थी मेरिट, तब मुझे लगा कि मैं टीचर बन सकता हूँ। आपने सीधे टीचर की तैयारी की या उससे पहले राजस्थान पुलिस पटवारी में भी खुद को आजमाया था? नहीं, पटवारी पुलिस ये इसमें तो मैं कभी गया नहीं। मैं टीचर की तैयारी की, एलडीसी की तैयारी की, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की और एलडीसी में भी मेरा चयन हुआ था। और जूनियर अकाउंटेंट में कुछ पॉइंटों से मैं रह गया था, जिससे मैं बहुत हताश हो गया था। लेकिन मेरे घर वालों ने साथ दिया कि नहीं, अभी थोड़े नंबरों से चूका है, पहले ज़्यादा नंबरों से चूकता था, वो अब तो तेरा सफलता है वो तेरे एकदम नज़दीक है। सेकंड ग्रेड की तैयारी के दौरान सबसे पहली बार आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पढ़ाई के बारे में तो ऐसा है कि सभी बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं। लेकिन मेरी पढ़ाई थी तो वो मैंने हमेशा दिन में ही की। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और शाम को 6 बजे तक पढ़ाई करता था। दोपहर में मैं 1 बजे से 4 बजे सोता भी था। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे जैसा सभी करे, ऐसी ज़रूरी नहीं है। वो मेरे लिए लागू था क्योंकि मुझे वो सही लग रहा था। मैंने आज तक कभी रात में पढ़ाई नहीं की। और जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो तब आपके पास में एक टच वाला मोबाइल भी था। तो सर ये तो तैयारी के साथ में मोबाइल को कैसे मैनेज करें, कितना उपयोग करना ज़रूरी है या कितना नहीं है, थोड़ा मोबाइल के बारे में, क्योंकि आजकल तैयारी कर रहे हैं तो साथ में मोबाइल भी रख रहे हैं और मोबाइल पर न जाने यूट्यूब पर वीडियो हो गई या फिर कोचिंग संस्थानों की वीडियोज़ है, वो थोड़ा कितना ज़रूरी है। सिलेक्शन किससे होगा? सिलेक्शन यूट्यूब पर वीडियो देखकर होता है या फिर किताबों से होता है? मैं तो कहता हूँ मोबाइल का तो उपयोग न के बराबर ही होना चाहिए विद्यार्थी के, क्योंकि मोबाइल ने मुझे लगता है मेरा जीवन थोड़ा ख़राब ही किया था। क्योंकि मैं 2007 में जब 10वीं क्लास में था उस समय मैं फ़ोन ले आया था और 11वीं क्लास में मैंने फ़ोन के कारण ही मैं फ़ेल हो गया था। तो उस फ़ोन की बदौलत ही क्या है कि हो सकता है कि मेरा जीवन है वो विज्ञान के क्षेत्र में न जाकर इस अध्यापक की लाइन में आ गया। हो सकता है कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ आगे चला जाऊँ। और अब सेकंड ग्रेड की तैयारी भी शुरू कर दी तो एक दिन को के रूटीन होता है, एक दिन को थोड़ा सो रूटीन बता दो एकदम शुरू। मैं सुबह पढ़ाई के बारे में बताना। हाँ, सुबह मैं 4 बजे उठता था। मेरी माँ मेरे लिए चाय बना कर देती, पानी देती। उसके बाद मैं उठकर अपने किताबों के साथ लग जाता था और 1.5 घंटे के हिसाब से मैं पढ़ाई करता, फिर आधी घंटा रेस्ट करता, फिर मैं वापस पढ़ता। इसी प्रकार पूरे दिन में मैं पढ़ाई करता रहता। पूरे दिन पढ़ाई तो है ना। कितना महीना तैयारी करी टीचर की? मैंने लगभग 6 से 7 महीने तैयारी की। 6 से 7 महीने खुद को बांधे रखा, मोबाइल से दूर रखा। ये ज़रूरी है आज के समय में, बहुत ज़रूरी है।
वो मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल मेरे जीवन में मोबाइल ने बहुत नुकसान किया है। तो मैं अब आप सभी को कहता हूँ कि मोबाइल से जितना दूर रहोगे सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी। हो सकता है कि आज के दिन में मोबाइल ज़रूरत हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल का सीमित उपयोग होना चाहिए। यदि मोबाइल का आप सीमित उपयोग करोगे तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी, नहीं हो सकता है कि कुछ लेट मिले। और सिलेबस की तो जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम री तैयारी करे जो विद्यार्थी है जिका नया और भी कर रहे हैं। अब सिलेबस तो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाज़ार में उपलब्ध गाइड हैं उन पर भी कम विश्वास करें। जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो सिलेबस के अनुसार जो लेखकों की किताबें हैं उनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे आपको क्या है किसी कंसेप्ट को पूरा क्लियर हो पाए। क्योंकि कभी कभी क्या प्रश्न ये आते हैं, अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो इनका उत्तर तो क्या है 4 दिन दिए होते हैं। लेकिन यदि कभी कभी आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं जिनमें चारों में अपने को लगे कि 2 सही है 2 गलत है, उसी 2 सही के चक्कर में हम गलत कर देते हैं। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा तो आप सही उत्तर नहीं दे सकते। तो सर जब भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हताश तो होना लाजमी है, क्योंकि उस लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट रखना थोड़ा दूर काम है। तो है ना, उस समय जब भी आप डीमोटिवेट होते, जब आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते? इसके लिए मुझे एक चीज़ याद आती है एडिसन की। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, विद्युत बल्ब का। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 100,000 चीज़ें जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और उन्होंने असफलताओं के बाद ही अंत में सफलता मिली। तो सफलता मिलती है अंत में, लेकिन असफल होते ही रहते हैं। तो उसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार तो अपने को हताश हो जाते हैं, लेकिन आपको उसी में डूब नहीं जाना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता है वो एक पायदान ही आगे होती है। सर थे कदी बिया जी मान लो बारे जाऊँ था या बड़े बारे मोलर में जाऊँ था तो 20 जगह के बोले जमल और कोई भी होवे और कोई भी छोरा हुआ जिया मैं अगर है ना राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ तो मन कहीं कांस्टेबल आ गयो। अगर कोई मास्टर की तैयारी करे तो बिन के मास्टर जी आ गयो। तो आ कमेंट थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तैयारी करे जी का माथे? ये क्या है कि उस बच्चे पर निर्भर करता है कि वो उससे डीमोटिवेट हो रहा है कि मोटिवेट हो रहा है। क्योंकि यदि वो लग जाए कि मुझे मास्टर जी कहने लगे हैं तो वो सोचेगा कि मुझे अब मास्टर बनना है। तो उसे क्या है नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक ही देखना चाहिए। सफलता असफलता अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में मेहनत करना। और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। तो अभी क्या है कि एक बात ये मुझे याद आ रही है कि किसी बच्चे को क्या है कि कोई डॉक्टर साहब कहते थे, तो उसने मन में ठान ही ली कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो आज डॉक्टर बन गया। तो अब जो सेकंड ग्रेड या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार की जो भर्तियाँ आती है उनमें सभी में फॉर्म भरें और अपनी मेहनत जितनी हो सके उतनी करो। और जितना प्रॉपर किसी से मार्गदर्शन लेना है तो मार्गदर्शन लेने में भी संकोच नहीं करें। आजकल बाज़ार में गाइडें अभी आने लगी है और इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, तो उन्हें भी आपको काम में लेना चाहिए। कभी कुछ कोर्स महंगे होते हैं तो उन्हें 2 बच्चों के साथ में मिलकर ले लेना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चों के क्या कम पैसे में वो है हो सके पढ़ाई। और सर इसमें जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेसिक मजबूत होना कितना ज़रूरी है? अगर किसी का बेसिक मजबूत नहीं है, वो सीधे मार्केट जाकर जैसे पटवारी की तैयारी कर रहा है तो पटवारी की सीधी गाइड लेकर आ गई, उसको पढ़ना सही है? या पहले अपना बेसिक मजबूत करने के लिए जो राजस्थान की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तकें आती है उनका अध्ययन करना ज़रूरी है, या सीधे कंपटीशन एग्ज़ाम की पुस्तक पढ़े? देखो, नींव तो मजबूत होनी चाहिए। हमारे अपने घर में घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा नींव पर ध्यान देते हैं। जितनी अधिक नींव मजबूत होगी उतना ही घर अपना अच्छा रहेगा। तो नींव तो हर जगह अच्छी होनी चाहिए। चाहे बच्चे का विकास का ले लो, यदि हमें जन्म से उसे 5 साल तक अच्छा पोषण दें तो वो बच्चा बलशाली, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होएगा। उसी प्रकार इसी कंपटीशन के युग में भी
बेसिक नॉलेज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप सीधे पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक की जो पुस्तकें आती है उसमें जो मूलभूत सिद्धांत, जो नियम जो दिए गए हैं पढ़ाई के बारे में या किसी इतिहास के बारे में, विज्ञान विषय के बारे में, गणित के सूत्र हो गए, तो वो आपको वहाँ सरल तरीके से बताएंगे या समझाएंगे, तो उनसे आप क्या कि जल्दी सीख सकते हो और अपना बेस है वो मजबूत कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सर कई भाई मेरे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ में काम भी करते हैं, क्योंकि उनके घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है इसीलिए वो काम करते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं साथ में, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि काम करना ज़रूरी है या पढ़ना ज़रूरी है या दोनों साथ में किया जा सकता है? देखो कि पारिवारिक स्थितियाँ तो अपने ग्रामीण परिवेश में सबकी खराब ही रहती है। कुछ हर मोहल्ले गांव में देखो तो 10% से के आसपास ही लोग हैं वो संपन्न है और 90% है लोग वो गरीबी में जी रहे हैं। तो वो सरकारी नौकरी में इसीलिए आ रहे हैं कि अपने घर की गरीबी को मिटा सके, आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो बालक बालिका जो कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यदि वो साथ में काम कर रहे हैं तो काम का जो कार्य कौन सा है आपका उस पर निर्भर करता है। यदि मैं अपने गांव की बात लेता हूं कि नापासर का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और बीकानेर जाकर किसी साड़ी की दुकान में काम कर रहा है, तो उसे तैयारी नहीं करनी चाहिए या फिर काम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि साड़ी वाले काम में वो सुबह 9 बजे तैयार होके जाएगा, पूरे दिन वो किताब के हाथ ही नहीं लगा सकता, और शाम को 9 बजे थका रहेगा तो 1 घंटा पढ़ लेगा, 2 घंटा पढ़ लेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका मन है वो कभी वहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, तो एकाग्रचित नहीं होगा। यदि आप विद्यालय, किसी निजी विद्यालय को आप वहाँ पढ़ाने का कार्य करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्यालय में भी आपकी पढ़ाई रहेगी, आप बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छी तरीके से पढ़ाओगे तो आपके भी जो बेस है वो मजबूत होएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि कोई तैयारी कर रहा है तो किसी विद्यालय में ही कार्य करे, जिससे क्या उसे उसमें आर्थिक रूप से भी वो ठीक रह सके, उसके फॉर्म भरने के पैसे घर से मांगने नहीं पड़े, घर में भी कोई सहयोग कर सके, तो विद्यालय अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो लाइफ टाइम मेमोरी आपके पास में ऐसी कोई है क्या जिसे आप कभी भूल नहीं सकते, चाहे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में थे या फिर कोई स्कूल टाइम जब आपका सिलेक्शन हुआ? सर कोई ऐसा कोई पल हो तो बता दीजिए। लाइफ टाइम तो जीवन में तो घटनाएं घटती रहेगी और जीवन में नए नए चीज़ें आती रहेगी, लेकिन यादगार पल तो क्या है, यादगार पल तो वैसे तो अभी देखें तो आपको बच्चों के लिए बताऊं तो मेरा जब नौकरी में नंबर आया था उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरा भी नंबर है। मैं अब पहले सोचता था कि मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा या टीचर नहीं बन पाऊंगा, तो उस दिन जब मेरा नंबर आया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने एक बार फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सोचा कि मेरी योग्यता से बाहर की चीज़ है, क्योंकि गजेटेड अफसर बनना मैंने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है। उससे मैं 10 नंबरों से रह गया था, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो कभी कभी अपनी योग्यताओं को जान लेना चाहिए, तो यही मेरा यादगार पल है। 2018 में फाइनल सिलेक्शन 2nd ग्रेड हिंदी से। हिंदी सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर जब भी और भी हमारे मित्रों के कोई सवाल होंगे तो वो अगर इस पर कमेंट करेंगे, जो भी सवाल होंगे, जब भी आपसे अगली मुलाकात होगी तब वही सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। सर आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें आपने अपने लायक समझा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए समझा। तो मैं चाहता हूं कि यदि मेरे लिए कोई भी काम होएगा तो मैं ज़रूर आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। तो साथियों मिलते हैं और भी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाना अपने मित्रों तक, जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि आपके भाई या बहन या कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बड़ा ही कारगर साबित होगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।